नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, विजन का पीटी 365 जिसमें हम इन्वायरमेंट को लेकर के चल रहे हैं, इसमें आपको एक क्लास मिल गई है। आपकी ये सेकंड क्लास है, यानी दूसरी क्लास है। विषय सूची के बारे में हम लोग पहली क्लास में बात की थी, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जा करके उस फर्स्ट क्लास को देखिएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास आप कंप्लीट करिएगा। हम लोग जो अभी तक बात कर चुके हैं पहली क्लास में, उसमें जैव विविधता के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में हमने वन्यजीव और संरक्षण के बारे में जाना था। आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में देखा था। यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, इसके बारे में पढ़ा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो डब्ल्यूपीए वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैविक विविधता यानी जैविक संसाधनों और उनके संबंध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में हमने देखा। प्रोजेक्ट चीता के बारे में पढ़ा। टाइगर रिजर्व, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए, स्टेट्स ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के बारे में देखा। भारत में हाथियों की स्थिति के बारे में जाना, कहाँ सबसे ज्यादा हाथी हैं, कहाँ हाथी पाए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष जो पूरे हुए तो इसके बारे में हमने जाना। नदी डॉल्फिन के बारे में हमने देखा। गिद्ध के बारे में हमने देखा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आज से हमारा, वो है ऊँटों पर मसौदा नीति पत्र। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे जंगली याक, तमिलनाडु की संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, वन के बारे में, वन की स्थिति के बारे में देखेंगे। वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में देखेंगे। वनों पर पर्यावरण लेखांकन 2025 की जो रिपोर्ट है उसके बारे में देखेंगे। आर्द्र भूमि, तटीय भूमि और महासागर इत्यादि के बारे में देखेंगे। खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि, इसके बारे में जानेंगे। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। सुर्खियों में रही अन्य आर्द्र भूमियां, इनके बारे में जानेंगे। प्रवाल विरंजन के बारे में देखेंगे। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जो जलीय कृषि है उसके बारे में जानेंगे। और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में देखेंगे। सुर्खियों में रही शब्दावली और अवधारणा है, इनके बारे में भी जानेंगे, जैसे संरक्षण रिजर्व, वैश्विक महासागर का अंधकारमय होना, ठीक, पर्यावरण डीएनए के बारे में, ब्लू वॉशिंग के बारे में, कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन, इसके बारे में, और खुदरा जीव इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। समय रहता है तो सुर्खियों में रहे जो संगठन है उसके बारे में देखेंगे। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। पादपों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसके बारे में जानेंगे। आईबीएटी अलायंस के बारे में देखेंगे। एनजीटी के बारे में यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जानेंगे, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके बारे में। सुर्खियों में रही जो संबंधित रिपोर्ट और सूचकांक है उसके बारे में देखेंगे। तो आज के ये टॉपिक हमारे रहने वाले हैं, तो चलिए टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है ऊँटों पर मसौदा नीति पत्र के बारे में। सुर्खियों में क्यों है? तो राष्ट्रीय ऊँट संधारणीय पहल यानी कि एनसीएसआई का प्रस्ताव पेपर खाद्य कृषि एवं कृषि संगठन यानी एफएओ के परामर्श से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तैयार किया है। इसको अब तैयार किया है तो इसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। तो ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर के मुख्य बिंदु क्या है? 1970 के दशक से भारत में ऊँटों की आबादी 75% से अधिक की कमी आई है। ऊँटों की समष्टि में गिरावट के कारण क्या है? तो जो गिरावट हुई है उसके कारण क्या रहे हैं, जिसमें देखेंगे आप कि पारंपरिक रूप से चली आ रही उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी आई है। चरागाह भूमि की हानि हुई है। पर्यावरणीय दबाव, जिसमें मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियां, लंबे समय तक सूखा पड़ना इत्यादि, ये एक गिरावट के कारण है। साथ ही प्रतिबंधात्मक जो विधिक तंत्र है इसके बारे में, ये भी एक गिरावट का कारण है। ऊँट आधारित उत्पादों से
उत्पादों के लिए अविकसित बाजार ये भी एक प्रमुख गिरावट का कारण है। तो ऊँटों के ये प्रमुख गिरावट के कारण हैं कि उनकी संख्या में गिरावट हो रही है। ऊँटों के बारे में देखें तो इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट शुष्क भूमि संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होते हैं। ऊँट पालन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में 90% तक जो है यहीं पे किया जाता है, 2 राज्यों में, जिसमें राजस्थान और गुजरात। ऊँट पालन से जुड़े पशुपालक समुदायों में रायका, रबारी, फकीरानी जाट और मंगडियार समुदाय शामिल हैं। ऊँट पालन में ये समुदाय ऊँट पालन अधिक करते हैं। इनकी विशेषताएं, ये बिना जल के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, यानी ऊँट जो है बिना जल के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ये लंबी दूरी तय करना यात्रा कर सकते हैं लंबी दूरी की। ये कांटेदार रेगिस्तानी पौधों को खा सकते हैं। ठीक। ऊँटों के कुबड़ में बसा जो भंडार होता है, तो जो ऊँटों का जो कुबड़ होता है उसमें पानी नहीं भरा होता, उसमें वसा होती है, फैट होता है, ये याद रखेंगे, जो उन्हें भोजन की कमी होने पर ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही ऊँट अपने कुबड़ में नहीं बल्कि रक्त कोशिकाओं में जल जमा करते हैं। तो इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ये जल की जमा करते हैं जल को, ठीक है? यानी कि जो रक्त कोशिकाएँ हैं, उनमें ये जल को जमा करते हैं, ना कि कुबड़ में, ठीक? कुबड़ में क्या जमा होता है? तो वसा होती है यानी फैट होता है। ऊँटों की भूमिका देखें तो पारिस्थितिकी भूमिका के रूप में इनके द्वारा जल की कम खपत, चरने संबंधी चयनात्मक व्यवहार और मुसल सॉरी और मुलायम पैर वनस्पति विविधता को बनाए रखने तथा मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं। ऊँट का गोबर शुष्क क्षेत्रों में मृदा को समृद्ध बनाता है, ठीक है? भारत में पाई जाने वाली ऊँट की प्रमुख जो नस्लें हैं, एक कुबड़ वाले ऊँट ये भी भारत में पाए जाते हैं, जिसमें बीकानेरी, जैसलमेरी। जो बीकानेरी यानी ये दोनों क्षेत्र राजस्थान में पड़ते हैं। जो बीकानेरी ऊँट होते हैं, ये अपनी शक्ति और सहन शक्ति के कारण गाड़ी खींचने और भारी भारवाहक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है इनका, ठीक? जो जैसलमेरी ऊँट होते हैं, इन्हें लंबे और पतले शरीर वाले नस्ल उत्कृष्ट सहन शक्ति और गति के लिए प्रसिद्ध है ये। थार मरुस्थल में ऊँट सफारी के लिए विशेष रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ी ऊँट जो दुग्ध क्षमता के लिए प्रसिद्ध है ये, यानी मेवाड़ी ऊँट दूध देने की जिनकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो अत्यधिक होती है। जो कच्छी ऊँट होते हैं, यानी कि जो गुजरात का एरिया कच्छ वाला है, यहाँ के जो ऊँट होते हैं, ये मजबूत एवं श्रम गहन कार्यों के लिए प्रसिद्ध नस्ल कच्छ केरल में हल जोतने और गाड़ी खींचने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। खराई ऊँट, ये भी गुजरात में, ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होते हैं, ठीक है? तटीय और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुकूलित होते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों को खाकर जीवित रहता है ये। इसे पालतू बनाया जा सकता है, इसका दूध पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। इसमें संभावित उपचारात्मक थेराप्यूटिक लाभ पाए जाते हैं। इनका संरक्षण रबारी, फकीरानी जाट जनजातियों द्वारा किया जाता है, ठीक है? 2 कुबड़ वाला, ये 1 कुबड़ वाले थे, अब है 2 कुबड़ वाला बैक्टीरियन ऊँट। पर्यावास इनका तो यूरोप, जो पूर्वी यूरोप है, तो पूर्वी यूरोप से लेकर के पूर्वी एशिया तक, विशेष रूप से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन में ये ऊँट पाए जाते हैं। भारत में केवल लद्दाख के जो उच्च वाली श्रेणी, जो तुंगता वाले जो शीत मरुस्थल हैं, वहाँ पे ये देखे जाते हैं। विशेषताएं क्या हैं इनकी? अनुकूलन देखें तो 2 कुबड़ ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करते हैं। इनमें वसा संग्रहित होती है, जल नहीं, ठीक? घना ऊनी आवरण होता है इनका, यानी तापीय सुरक्षा प्रदान करता है, जो अत्यधिक ठंड व गर्मी से ये बचाता है। चौड़े पाँव होते हैं, तो रेतीले सतह पर चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। लंबी फलकें, जो पलकें होती हैं इनकी, वो काफ़ी लंबी होती हैं और बंद हो सकने वाली नासा छिद्र होते हैं, यानी कि जो धूल वगैरह से बचाने के लिए या रेत से रक्षा करने के लिए ये होते हैं, ठीक? कांटेदार, शुष्क एवं विरल वनस्पतियों को ये खा सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। हिम यानी कि बर्फ खाने की इनके पास क्षमता होती है। इससे ये जल की आवश्यकता की आंशिक पूर्ति कर सकता है। बर्फ भी ये खा सकते हैं। शुष्क बायोम की सूचक प्रजाति तथा मध्य एशियाई स्टेपी पारतंत्र के संरक्षण हेतु
प्रमुख फ्लैगशिप प्रजाति है ये। सिल्क रोड व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान में ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। 250 किलोग्राम तक भार वहन करने में सक्षम है ये, ठीक। तो जो जंगली बैक्टीरियन ऊँट है, ये आईयूसीएन के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो है सूची में है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। यह प्रजाति गोबी मरुस्थल के 4 पृथक एवं अलग-अलग मरुस्थलीय आवासों में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अब नेक्स्ट है जंगली याक। क्यों है सुर्खियों में? 4 आईसीएआर संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा जंगली याक यानी कि बोस म्यूटस के वंशज भारतीय या घरेलू याक यानी कि बॉस ग्रुनियंस का अब तक का पहला गुणसूत्र स्तरीय जीनोम तैयार या संयोजित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा। जंगली याक की अगर बात की जाए यानी कि बोस म्यूटस के बारे में, तो इसका जो आवास है वो उत्तरी तिब्बती पठार के अल्पाइन टुंड्रा, घास के मैदान और ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई 4000 से 6000 या 6100 मीटर तक है, ठीक है। यानी 4000 से 6100 मीटर तक की इसकी जो पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई इसके आवास स्थल हैं। क्षेत्रीय उपस्थिति की अगर बात की जाए तो ये चीन में भारत की यानी कि चीन और भारत की देशज प्रजाति है और भूटान से क्षेत्रीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं ये। तो आपसे ये भी कथन पूछा जा सकता है, तो ये भूटान से क्षेत्रीय रूप से क्या हो चुके हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं। प्रमुख विशेषताएं देखें इनकी, तो ये शीत ऋतु में निचली घाटियों की ओर मौसमी रूप से पलायन करते हैं। इसका मुख्यतः जो भोजन है वो घासें एवं सेसेज पर आधारित है। साथ ही इसमें कुछ शासकीय पौधे भी शामिल होते हैं। इनके भोजन में कुछ जैसे घास वगैरह जो है शाकीय जो पत्ते वाले जो पौधे हैं उनका ये भक्षण करते हैं, यानी कि उनको खाते हैं। याक मिलनसार होते हैं और प्रायः 100 से अधिक व्यष्टियों के बड़े झुंडों में एकत्रित होते हैं। हालांकि 10 से 20 के छोटे समूह भी सामान्यतः देखे जा सकते हैं। ये डब्ल्यूपीए 1972 का परिशिष्ट वन में शामिल है। वहीं सीएमएस की अनुसूची वन में शामिल है और आईयूसीएन की जो स्थिति है वो वनरेबल है। मुख्य खतरे के रूप में अगर देखें तो जैसे अवैध शिकार किया जाना इनका, जिसमें मांस के लिए व्यावसायिक अवैध शिकार शामिल है। साथ ही घरेलू और जंगली याक के बीच अंतः प्रजनन पाया जाता है। भारतीय घरेलू याक के बारे में देखें तो इसे हिमालय का जहाज भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसी वनडे एग्जाम में कि हिमालय का जहाज किसे कहा जाता है। जैसे रेगिस्तान के जहाज ऊंट को कहा जाता है, उसी प्रकार से हिमालय का जहाज जो घरेलू याक है उसको कहा जाता है। यह उच्च तुंगता वाले पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों को मांस, दूध एवं परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं। आवास की अगर बात की जाए तो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ तिब्बती पठार, पामीर पर्वत, तजाकिस्तान, मंगोलिया व साइबेरिया तक ये पाए जाते हैं। विशेषताएं इनकी, ये मवेशियों की तुलना में इनके फेफड़े और हृदय बड़े होते हैं। ये शाकाहारी ही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तमिलनाडु की संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। सुर्खियों में क्यों है तो जानते हैं। तमिलनाडु ने 4 कम ज्ञात एंडेंजर्ड प्रजातियों में लॉयन टेल्ड मकाक, मद्रास हेजहॉग, स्ट्राइप्ड हाइना और हम्प हेडेड महासीर मछली शामिल है, जिनके संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब इनकी स्थिति जो कि आईयूसीएन रेड लिस्ट की स्थिति को देखें तो ये जो लॉयन टेल्ड मकॉक हैं ये एंडेंजर्ड की सूची में शामिल हैं। मद्रास या बेयर बेलेड हेजहॉग है, ये लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में है। स्ट्राइप्ड हाइना की अगर बात की जाए तो ये नियर थ्रेटेंड है और हम्प हेडेड महासीर जो मछली है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स की सूची के बारे में अगर बात की जाए तो ये
जो लायन टेल्ड मकॉक हैं ये परसिस्ट वन में शामिल हैं। मद्रास या बेयर बेलेड हेजहॉग है, ये सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं। स्ट्राइप्ड हाइना जो है परसिस्ट जो है थर्ड में शामिल हैं। हम्प हेडेड माहसी जो मछली है वो सूचीबद्ध नहीं है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी WPA में स्थिति की अगर बात की जाए तो जो लायन टेल्ड मकॉक हैं ये अनुसूची 1 और 4 में सूचीबद्ध हैं। वहीं जो बेरियर वेलिड है यानी हेजहॉग ये अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। स्ट्राइप्ड हाइना ये अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है। हम्प हेडेड महासीर मछली स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है। स्थानिक या एंडेमिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो लॉयन टेल्ड मकॉक हैं ये पश्चिमी घाट जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में। बेरियर बेलेड हेजहॉग ये भारत में पाए जाते हैं। स्ट्राइप्ड हाइना ये अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान और भारत इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम्प हेडेड महासीर मछली ये भारत में जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुख्य अगर खतरे की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र का विस्तार होना, शहरीकरण और खनन इत्यादि का बढ़ना, ये मुख्य खतरे देखे जा सकते हैं लॉयन टेल्ड मकॉक के रूप में। मद्रास या बेरियर बेलेड हेजहॉग के बारे में जो मुख्य खतरे देखें तो पालतू बनाने के लिए अवैध व्यापार, लकड़ी की कटाई इत्यादि जो है मुख्य खतरे बने हुए हैं। वहीं स्ट्राइप्ड हाइना के बारे में देखें जो मुख्य खतरे तो प्रताड़ना यानी कि विशेष जहर दे करके, अन्य बड़े मांसाहारी जीवों के कारण, पालतू या जंगली मृत जीवों जो कि मांस स्रोतों की घटती उपलब्धता के बारे में। हम्प हेडेड महासीर जो मछली है ये बांध नुकसान पहुंचाने वाली मत्स्य जो गतिविधि हैं यानी कि बांध जो बन रहे हैं उसकी वजह से, नुकसान पहुंचाने वाली जो मत्स्य गतिविधियां हो रही हैं उसकी वजह से, आक्रामक प्रजातियों का जो विस्तार हो रहा है ये मुख्य खतरे के रूप में देखे जा सकते हैं। अन्य प्रमुख तथ्य देखें इसके बारे में जिसमें कि लायन टेल्ड मकॉक के बारे में जो कि वर्षा वन के खंडित भागों में प्राप्त होते हैं ये। वहीं मद्रास या बेयर बेलेड हेजहॉग ये स्थानीय रूप से कांटेदार चूहा हार्नीरेट के रूप में जानी जाती है। ये निशाचर प्रजाति है जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक। स्ट्राइप्ड हाइना के बारे में देखें तो ये प्राकृतिक स्क्वेंजर जो कि बीमारियों को फैलाने से रोकता है। मृदुमलाई टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या तेजी से घट रही है। लास्ट देखें हम्प हेडेड या मासिर जो मछली है इसे कावेरी का बाघ कहा जाता है क्योंकि यह पकड़े जाने पर छूटने के लिए जोरदार संघर्ष करती है। नेक्स्ट टॉपिक है वन यानी कि फॉरेस्ट, जिसमें पहला टॉपिक होगा वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण संवर्धन संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है, जो वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सूचीबद्ध करते हैं या सूचित करते हैं। वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानें तो यह अधिनियम 1980 वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा संशोधित किया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में देखें तो नए नियमों के तहत संरक्षित वन क्षेत्रों की अधिसूचना वैकल्पिक हो गई है, जिससे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि या तो वन विभाग को हस्तांतरित की जा सकेगी या इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा। आगे देखें तो प्रतिपूरक वनीकरण का जो अर्थ है वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के गैर वन उपयोग के लिए आवंटित भूमि के बदले किया गया वनीकरण है। ये महत्वपूर्ण और रणनीतिक
खनिजों के लिए प्रावधान के बारे में बात की जाए तो महत्वपूर्ण जो रणनीतिक खनिज हैं, वो अधिनियम 1957 के तहत की खनन परियोजनाओं को क्षतिग्रस्त वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करना अनिवार्य है, जिसकी मात्रा कम से कम वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल के बराबर होनी चाहिए। कार्य अनुमति के बारे में देखें तो नियमों के अनुसार राज्य सरकारों को कुछ रैखिक परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक कार्य अनुमति जैसे कि सड़क निर्माण कार्य, जिसमें ब्लैक टॉपिंग और कंक्रीट के अलावा रेलवे ट्रैक बिछाना और ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करना प्रदान करने की शक्ति देती हैं। इससे पहले राज्य सरकारें परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन या चरणबद्ध अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही संसाधन जुटा सकती थी। वन मंजूरी प्रक्रिया यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार देखें तो सबसे पहले पहला चरण जिसमें सैद्धांतिक मंजूरी, यह मंजूरी तब प्रदान की जाती है जब कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं, जैसे कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि का आवंटन करना। दूसरा चरण जो कि अंतिम मंजूरी के रूप में, यह तब दी जाती है जब राज्य सरकार चरण वन की सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि कर देती है। अनुमोदन प्राधिकारी के बारे में जानें तो ये 5 हेक्टेयर तक की परियोजनाओं के लिए खनन को छोड़ करके मंजूरी क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्यतः वन संरक्षण द्वारा दी जाती है। 5 हेक्टेयर से अधिक की परियोजनाओं या किसी भी खनन प्रस्ताव के लिए मंजूरी वन सलाहकार समिति की सलाह के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अगर 5 हेक्टेयर तक या उससे कम की अगर बात है तो ये मंजूरी क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य वन रक्षक द्वारा दी जाती है, लेकिन अगर 5 हेक्टेयर से अधिक है तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के बारे में देखें तो वन की जो परिभाषा है, ऐसी भूमि जिसे किसी भी कानून जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन घोषित या अधिसूचित किया गया हो, वो वन की श्रेणी में या कैटेगरी में आता है। ऐसी भूमि जो 25 अक्टूबर 1980 या उसके बाद सरकारी अभिलेखों यानी कि राजस्व या वन विभाग में वन के रूप में दर्ज की गई हो। इसमें वह भूमि शामिल नहीं होगी जिसका उपयोग 1996 से पहले ही आधिकारिक रूप से गैर वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो। तो वन की परिभाषा को आपने समझ लिया। अब 2024 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि जब तक वन संरक्षण अधिनियम संशोधन 2023 के तहत वन भूमि की पहचान पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे 1996 के टी.एन. गोदावरम मामले में दी गई वन की परिभाषा का ही पालन करें। ठीक, गैर वन्य प्रायोजन की परिभाषा से बाहर रखी गई गतिविधियों के बारे में जानें तो संरक्षित क्षेत्रों को छोड़ करके और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत वन क्षेत्रों में चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना, जिसमें क्षेत्र की योजना में शामिल इको टूरिज्म सुविधाएं और पुनरुत्पादन गतिविधियों सहित सिल्वी कल्चर यानी कि वन संवर्धन गतिविधियां तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य कोई प्रयोजन, ये गैर वन्य प्रयोजन की परिभाषा से बाहर रखी गई गतिविधियां हैं। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों में छूट प्राप्त भूमि की जो श्रेणियां हैं, उनमें देखें तो छूट प्राप्त जो परियोजनाएं हैं और छूट की सीमाएं कहाँ तक हैं। तो किसी बस्ती या रेल और सड़क किनारे स्थित सुविधा से कनेक्टिविटी के बारे में देखें, क्या छूट है तो रेल लाइन या सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक सड़क के किनारे स्थित 0.10 हेक्टेयर तक की वन्य भूमि छूट सीमा में रहेगी। वहीं राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित परियोजना के बारे में देखें, इसकी जो छूट सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर की वन्य भूमि। ठीक, सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें जो सीमा है वो 10 हेक्टेयर तक की वन भूमि सीमा छूट में रखी गई है। वहीं रक्षा परियोजना, अर्धसैनिक शिविर या सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो वामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में 5 हेक्टेयर तक की वन्य भूमि इसमें छूट में रखी गई है। क्या था टी.एन. गोदावर्मन जो केस था उसके बारे में देखें, जो कि 1996 में रहा। ये 1995 का उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसने वन की व्यापक और समग्र परिभाषा दी थी। वन की परिभाषा
का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया था, जिसमें सभी ऐसे क्षेत्र जो किसी भी सरकारी यानी कि केंद्र और राज्य अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हों, चाहे उनका स्वामित्व, मान्यता या वर्गीकरण कुछ भी हो, ठीक है, वो वन की श्रेणी में रखे जाएँगे। सभी ऐसे क्षेत्र जो वन के शब्दकोशीय अर्थ के अनुरूप हों, वो भी वन की श्रेणी में रखे जाएँगे। वे क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों ने वन के रूप में चिन्हित किया हो। तो ये थी प्रमुख बातें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया क्यों है सुर्खियों में? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन का संशोधित डॉक्यूमेंट्स जारी किया है, इसलिए चर्चा में रहा। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में जानें तो शुरुआत इसकी देख लेते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल है। उद्देश्य समझ लेते हैं इसका। तो वन, गैर वन क्षेत्रों में वन और वृक्षावरण में वृद्धि करना। मिशन के तहत 24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य जो है रखा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना। इसमें वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण और भंडारण भी शामिल है इसमें, ठीक है, यानी कि कार्बन कैप्चर करना और उसका भंडारण करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। ग्रीन इंडिया मिशन के 3 उप मिशन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? वन क्षेत्र की गुणवत्ता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, वृक्ष वन आवरण बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली तथा वनों पर निर्भर समुदायों की आय और आय स्रोतों को बढ़ाना। ये 3 जो है उप मिशन शामिल हैं इसमें। वित्त पोषण के बारे में अगर बात की जाए तो आंशिक वित्त पोषण मिशन के लिए आवंटित राशि में से शेष वित्त पोषण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से प्राप्त होगा। क्रियान्वयन अवधि को देखें तो ये 10 वर्ष तक के लिए जारी की गई है। क्रियान्वयन जो एजेंसी है वह मिशन बॉटम से अप मॉडल पर आधारित है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ये मॉडल जो कि बॉटम टू टॉप मॉडल पर आधारित है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियां इस मिशन की प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियां हैं। ग्रीन इंडिया मिशन की प्रमुख रणनीतियां भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धता से जुड़ी हैं, उसके बारे में जानते हैं। हालांकि हमने जो आपका पर्यावरण का जो ट्रेडिशनल वाला यानी कि जो सब्जेक्टिव क्लास चल रहा है आपका, वहां पे मैंने इसको कराया है, तो आप वहां पे जाके कर लीजिएगा। सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र पद्धति को अपनाना। यह मिशन अरावली, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव, भारतीय हिमालयी क्षेत्र जैसे अति नाजुक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा। अरावली को हाल ही में कोर्ट ने एक नया डिसीजन दिया है और उसके माध्यम से कहा गया है कि 99 पॉइंट मीटर की जो भी ऊंचाई वाले पहाड़ हैं या पहाड़ियां हैं, उनको पर्वत श्रृंखला से अलग रखा जाएगा। इसका मतलब उनके खनन की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो ये काफी चर्चा में रहा था, काफी बहस रही, काफी विवाद रहा, तो थोड़ा पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए नेक्स्ट देखें तो निजी क्षेत्र की भागीदारी के रूप में जैसे कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों का उपयोग पारिस्थितिकी क्षेत्रों की पुनर्बहाली में या ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में किया जाएगा, ठीक है।
तो सूक्ष्म आर्थिक तंत्र पद्धति को अपनाना, साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को अपनाना और कार्बन मार्केट का लाभ उठाना, जिसमें वानिकी और कृषि वानिकी वृक्षारोपण से अर्जित कार्बन क्रेडिट की स्वैच्छिक कार्बन मार्केट में बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन इंडिया फोर्स की स्थापित की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षित युवाओं का एक कैडर गठित किया जाएगा। यह कैडर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रखरखाव एवं परिसंपत्तियों की निगरानी में सहयोग करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वनों पर पर्यावरण लेखांकन 2025 की जो रिपोर्ट है, क्या है इस रिपोर्ट में? सबसे पहले देखेंगे कि सुर्खियों में क्यों है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वनों पर पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये पूछा जाता है कभी-कभी कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो याद रखेंगे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट क्या कहती है, इसके देख लेते हैं। तो यह पर्यावरण लेखाओं से संबंधित 8वां क्रमिक संस्करण है। तो ये 8वां संस्करण है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली ढांचे पर आधारित है। वन लेखांकन पर प्रथम समर्पित प्रकाशन है ये। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक है जो आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण का अर्थव्यवस्था में योगदान और अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर प्रभाव समझना है। विकास के बारे में देखें तो इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और यूरोपीय आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो यूएन, यूरोपीय आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पहली बार वर्ष 2018 में अपनाया गया था। भारतीय वन रिपोर्ट के 2023 के अनुसार भारतीय वनों की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो कुल वन और वृक्षावरण जो कि 2021 के आकलन में 24.62% की तुलना में भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो गया है। इसमें 21.76% वनावरण और 3.41% वृक्षावरण शामिल है। सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और राजस्थान में देखी गई है। सर्वाधिक वृद्धि वनावरण के बारे में बात की जाए तो 19 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों में वनावरण उनके कुल क्षेत्रफल के 33% से अधिक है। 75% से अधिक वनावरण वाले 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर हैं। शीर्ष 3 राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे मध्य प्रदेश में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। शीर्ष 3 राज्य प्रतिशत के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में प्रतिशत के आधार पे, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कुल मैंग्रोव आवरण की अगर बात की जाए तो 4,992 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है, जो कि 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। गुजरात में की गई मतलब गुजरात में क्या किया गया है कि कमी देखी गई है। जो गुजरात है इसमें कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि दर्ज की गई है। तो अगर मैंग्रोव आवरण की बात की जाए तो गुजरात में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, ओवरऑल भी कमी दर्ज की गई है और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी वृद्धि दर्ज हुई है। आगे देखें तो एनडीसी के तहत लक्ष्य जो है कार्बन स्टॉक जो कि 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि भारत 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 2025 की तुलना में 2.29 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख शब्दावली यानी की टर्म्स की बात की जाए तो जिसमें सबसे पहले वन क्षेत्र, जो कि सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्र को वन क्षेत्र कहा जाता है। इसे अभिलेखित वन क्षेत्र भी कहा जाता है। वनावरण की अगर बात की जाए तो 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली समस्त भूमि जिसका वृक्ष वितान घनत्व 10% या उससे अधिक हो,
चाहे उसका स्वामित्व या विधिक स्थिति कुछ भी हो। इसमें फलोद्यान, बांस और ताड़ भी शामिल हैं। वृक्षावरण की अगर बात की जाए तो इसमें वन क्षेत्र के बाहर के वे सभी वृक्ष भूखंड शामिल हैं जो 1 हेक्टेयर से कम है। तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों को समझ में आ गया होगा। इसमें ग्रामीण और शहरी परिवेश में पाए जाने वाले सभी बिखरे हुए पेड़ शामिल होते हैं, जो वनावरण का आकलन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। कार्बन स्टॉक की अगर बात की जाए तो सभी जीवित और निर्जीव बायोम में मौजूद कार्बन, इसमें भूमि के ऊपर का बायोमास, भूमि के नीचे का बायोमास, मृत काष्ठ, लिटर और मृदा कार्बन शामिल होते हैं। कार्बन स्टॉक में ये सारी चीजें शामिल हैं। संरक्षित वन की अगर बात की जाए तो भारतीय वन अधिनियम या अन्य राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र होते हैं जिन्हें सीमित स्तर का संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें सभी गतिविधियां की अनुमति तब तक होती है जब तक कि उन्हें विशेष रूप से प्रतिबंधित ना किया गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आर्द्र भूमि, तटीय भूमि और महासागर के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि। क्यों है सुर्खियों में? तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए संधि की 60 देशों द्वारा पुष्टि की कर दी गई है और अब यह प्रभावी हो जाएगी। इसे खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि या हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए जो संधि है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये समझौता है वो 2023 का है, इसके बारे में समझते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यानी कि अंक्लोज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये जब भी समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग की संधि की अगर बात की जाती है तो हम इसमें बात करेंगे बीबीएनजे के बारे में। ठीक, तो जब भी बीबीएनजे समझौता लागू होगा तो यह अंक्लोज के अंतर्गत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा। अन्य 2 समझौते निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो अंक्लोज के भाग 11 के कार्यान्वयन से संबंधित 1994 का मसौदा, जिसमें यह खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण से संबंधित है, तथा 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता, जो प्रवासी मछली प्रजातियों के स्टॉक के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित है। चलिए उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं। क्या है उद्देश्य? वर्तमान एवं दीर्घकाल अवधि में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता का संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में बीबीएनजे समझौता के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। इसे 60 देशों द्वारा अनुमोदित किए जाने के 120 दिन बाद लागू होना अनिवार्य है। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं किंतु अभी तक इसका पुनर्समर्थन नहीं किया है। जो देश अंक्लोज के सदस्य नहीं हैं वे भी बीबीएनजे समझौते में शामिल हो सकते हैं। संधि के प्रमुख स्तंभ के बारे में बताइएगा। चलिए जानते हैं। समुद्री संरक्षण क्षेत्र, यह संधि खुले समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य संरक्षण एवं प्रबंधन उपायों की स्थापना के लिए एक तंत्र का निर्माण करेगी। समुद्री संरक्षित क्षेत्र सामान्यतः स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कानूनी या अन्य प्रभावी तरीके के तहत मान्यता प्राप्त, समर्पित और प्रतिबंधित होते हैं या प्रबंधित होते हैं। समुद्री आनुवांशिक संसाधनों की अगर बात की जाए तो यह संधि खुले समुद्री जीवों जैसे कि जीवाणु, प्रवाल, गहरे समुद्री स्पंज आदि से प्राप्त आनुवांशिक पदार्थों के वाणिज्यिक उपयोग से उत्पन्न वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों के साझाकरण की व्यवस्था करती है। इन आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य और जैव प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है। क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण की अगर बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य है वो ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी साझाकरण के माध्यम से विकासशील देशों को संधि को लागू करने में सहायता करना है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय सीमाओं से परे क्षेत्रों में गहरे समुद्र में खनन,
जैसे खुले समुद्र की गतिविधियों का पर्यावरणीय आकलन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक होगा, ताकि परिणामों को पारदर्शी रूप से साझा किया जा सके। संधि के अपवाद भी हैं कुछ। क्या हैं अपवाद? तो यह संधि किसी भी युद्ध पोत, सैन्य विमान या नौसेना सहायता पोत पर लागू नहीं होगी। यह मत्स्यन और उससे संबंधित गतिविधियों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि ये गतिविधियां अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विनियमित होती हैं। समुद्री आनुवंशिक संसाधनों और उनकी डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग से संबंधित दायित्व किसी पक्ष की सैन्य गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे, जिनमें सरकारी पोतों या विमानों द्वारा की जाने वाली गैर व्यावसायिक सेवाएं भी शामिल हैं। हालांकि ये दायित्व सदस्य देशों की गैर सैन्य गतिविधियों पर लागू होंगे। अब समझते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी अभिसमय यानी कि अंक्लोज के बारे में। अंक्लोज, जिसे प्रायः महासागरों का संविधान कहा जाता है, समुद्रों और महासागरों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय संधि है ये अंक्लोज। ठीक है। इसे वर्ष 1982 में अपनाया गया और यह 1994 में लागू हुई। सदस्य देश अब तक भारत सहित इसमें 71 सदस्य देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है और हाल ही में 20 सितंबर 2025 को किर्गिस्तान ने इसका अनुसमर्थन किया, यानी कि किर्गिस्तान इसमें शामिल हो गया है। तो ये 2025 20 सितंबर में हुआ है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। समुद्री क्षेत्र जिसमें प्रादेशिक समुद्र, देखिए ये यहाँ पे चित्र जो दिखाया गया है आपको, इसको समझ लीजिए पहले एक बार। महासागर और हवाई क्षेत्र के समुद्री क्षेत्रों की कानूनी सीमाएं हैं इसमें। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय हवाई जो क्षेत्र है, इसके जस्ट नीचे वाला जो एरिया आपको जो ये जो जल वाला एरिया दिखाया गया है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे प्रादेशिक समुद्र जो कि आधार रेखा से जो 12 समुद्री मील तक राष्ट्रीय राज्य की पूर्ण संप्रभुता होती है। तो जो प्रादेशिक समुद्र है, ये जो 12 नॉटिकल मील है, यहाँ तक जो है तटीय राज्य की पूर्ण जो है संप्रभुता होती है उस देश की। जैसे मान लीजिए कि ये भारत की स्थिति है और भारत के जो 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्री एरिया वाला पार्ट है, ये राज्य जो है उस देश का पूर्ण संप्रभुता में आता है। ठीक। उसके बाद सन्निहित क्षेत्र होता है जो कि 24 समुद्री मील तक होता है। इसमें क्या कर सकते हैं? तो सीमा शुल्क, आव्रजन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए प्रवर्तन अधिकार होते हैं। तो 12+12 यहाँ तक की अगर आप स्थिति को देखेंगे, तो ये जो एरिया है, जो 24 नॉटिकल माइल हो जाता है, 24 नॉटिकल माइल होता है, यहाँ पे हम सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं, स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं, सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए नए-नए कदम उठा सकते हैं। ये 24 मील तक। फिर उसके बाद ईईजेड यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, जो कि 200 समुद्री मील तक होता है। इसमें समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग के लिए संप्रभु अधिकार होते हैं। तो जो 200 नॉटिकल माइल का जो आप देख रहे होंगे जो एरिया है, यहाँ पे ये संप्रभु अधिकार होते हैं, जिसमें आप समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग के लिए अ, इनका उपयोग जो है कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद उच्च समुद्र, जिसमें राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्र होता है, इसमें नौवहन, उड़ान, मत्स्यन अनुसंधान की स्वतंत्रता होती है। तो जो इसके बाद का जो एरिया है, इसमें आपके नौवहन प्रणाली को आप विकसित कर सकते हैं, उड़ान के बारे में और मत्स्यन अनुसंधान की स्वतंत्रता इसमें होती है। यानी कि अ, कोई भी देश आकर के यहाँ पे अनुसंधान या मत्स्यन या फिर नौवहन या फिर उड़ान से संबंधित चीजें कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो टेरिटरी 200 नॉटिकल माइल तक का जो टेरिटरी होता है, ये उस देश का प्रमुख रूप से पार्ट होता है। इसमें जब हमने देखा तो देखिए ये जो बेस लाइन है, यानी कि तट वाला जो एरिया है, उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक क्षेत्र होता है। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल और प्लस कर लीजिए, यानी कि 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा, तो ये सन्निहित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल जो है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहरे समुद्र तल पर खनन की अगर बात की जाए, तो डीप सीबेड माइनिंग की अगर बात की जाए, तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे
समुद्री तल को मानव जाति की साझा विरासत माना गया है, जिसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विवाद निवारण की अगर बात की जाए तो संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण जैसे कि तंत्रों की स्थापना की गई है, जो समुद्री विवादों के समाधान के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन बारे में देखें तो क्यों है सुर्खियों में। रामसर कन्वेंशन का पक्षकारों के 15वें सम्मेलन यानी कि कॉप 15 विक्टोरिया फॉल्स जो कि जिम्बाब्वे में हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा थीम के साथ आयोजित किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही बनता है कि कौन सेवा सम्मेलन है, तो ये 15वां सम्मेलन है। ठीक है, कहाँ हुआ, तो ये विक्टोरिया फॉल्स। कहाँ पड़ता है, तो जिम्बाब्वे। ठीक, थीम क्या है इसकी, तो आपको थीम पता चल गई कि हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। नेक्स्ट बढ़ते हैं रामसर अभिसमय या आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के बारे में। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। ये विवेकपूर्ण उपयोग का अर्थ है संधारणीय विकास के लिए या संधारणीय विकास के संदर्भ में पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आर्द्र भूमियों को पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखना। उत्पत्ति इसकी 1971 में ईरान के रामसर में अपनाई गई, इसलिए इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और 1975 में ये प्रभाव में आई। इसमें जो सदस्य देश हैं वो 172, इसमें भारत 1982 में शामिल हुआ। अनुबंधित पक्षकारों के उत्तरदायित्व राष्ट्रीय योजनाओं, विधायी उपायों, प्रबंधन कार्यवाहियों और जन जागरूकता के माध्यम से विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। रामसर अभिसमय के अंतर्गत जो तंत्र हैं उनके बारे में देखें तो रामसर सूची, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची होती है। यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है। रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना जरूरी होता है। यानी कि 9 मानदंड बनाए गए हैं, उसमें से एक को पूरा करना जरूरी है, तभी उस सूची में शामिल हो सकता है। इन मानदंडों में प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक वेटलैंड प्रकार का प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण होना, सुभेद्य, संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी समुदायों को सहायता प्रदान करना, जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों और या जानवरों की प्रजातियों की आबादी का समर्थन करना आदि शामिल है। सूची में शामिल वेटलैंड्स को राष्ट्रीय स्तर पर नई मान्यता मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और सबसे बड़ा रामसर स्थल रियो नेग्रो ब्राजील में है। ये लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये। ठीक है, तो आपसे कभी भी ऑप्शन में रखा मिलेगा ये कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है अगर वैश्विक लेवल पे बात की जाए तो। ठीक है, भारत में रामसर स्थल 96 नहीं लगभग 99 हो गए हैं, और हाल ही में अलीगढ़ में जो शेखा झील है ये जोड़ी गई है। ठीक है, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड यह उन रामसर आर्द्र भूमियों की सूची है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। भारत में स्थल की बात की जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर में, उड़ीसा की चिल्का झील को सफल संरक्षण प्रयासों के बाद इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है, जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भारत मतलब जो भारत में इस रिकॉर्ड में जो शामिल किए गए हैं वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान का है, और लोकटक झील मणिपुर की। एक और चिल्का झील थी जो उड़ीसा में है, उसको भी इस रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन अब इसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। तो वर्तमान में केवल केवलादेव और लोकटक झील ही इस रिकॉर्ड में शामिल है। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने वाले शहरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक प्रचार प्राप्त होता है।
यानी सकारात्मक जो प्रचार है वो प्राप्त होता है। 2015 में उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन के कॉप 12 में अनुमोदित हुआ। 6 वर्षों के लिए मान्य 6 मानदंडों को पूरा करने का नवीकरण किया गया। यानी कि 2015 में उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन या कि कॉप 12 हुआ, जिसमें ये अनुमोदन किया गया कि 6 वर्षों के लिए मान्य 6 मानदंडों को पूरा करने पर नवीकरण किया जाएगा। कॉप 15 के अन्य आउटकम्स देखें तो विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र को अपनाना, जिसमें आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक भूमियों को मान्यता दी गई है। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी शमन और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में योगदान में उनके महत्व को उजागर किया गया। पांचवी रणनीति योजना 2025 से 30, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों में आर्द्र भूमियों को होने वाली क्षति को रोकना है और उसका पुनरुद्धार करना है। भारत वर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल रणनीतिक योजना का शुभारंभ किया गया है। 2025 से 2030 तक इस योजना का शिलान्यास किया गया है कि 2025 से 30 तक ये चलेगी। रामसर कन्वेंशन की रणनीति योजना के उद्देश्य के क्रियान्वयन को समर्थन देना है, जिसका उद्देश्य और सचिवालय ये आईयूसीएन का एक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। आईयूसीएन के बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट द्वारा ये समर्थित है। ब्रिज का लक्ष्य साझा जल संसाधनों का संधारणीय विकास करना और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और सीमाओं के पार शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना। सदस्य राष्ट्र जिसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम है। ब्रिज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें लैंगिक समावेशन और महिला नेतृत्व पर आधारित अनुदान किया जाएगा। फ्रेश वाटर चैलेंज या आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई है। वैश्विक जलीय पक्षी अनुमान साझेदारी की स्थापना का समर्थन, यानी GWEP को रामसर कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया है। यह डेटा स्रोतों को एकीकृत और निगरानी क्षमता का निर्माण करता है तथा जलीय पक्षियों की आबादी में आने वाली गिरावट और आर्द्र भूमि क्षरण को रोकने के लिए संरक्षण संबंधी समझौते के लिए जानकारी प्रदान करता है। भारत का योगदान क्या है? भारत का योगदान तो भारत द्वारा आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव मिशन लाइफ के अनुरूप है और इसे स्वीकार करके पारित कर दिया गया है। यह प्रस्ताव आर्द्र भूमियों के संरक्षण में सहायता प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर पर्यावरण हितैषी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। 2025 से 28 त्रैवार्षिक अवधि के लिए दक्षिण एशिया के प्रतिनिधि के रूप में भारत को स्थायी समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपके लिए दोनों ही पॉइंट अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे इंदौर और उदयपुर को। इंदौर जिसमें सिरपुर झील जो रामसर स्थल को विशाल संख्या में जल पक्षियों को आश्रय देने के लिए मान्यता मिली है और इसे एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं उदयपुर की अगर बात की जाए तो यह शहर 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों जिसमें पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है और काफी बेहद खूबसूरत लगता है ये। आप कभी जाकर के इसको एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, भारत में जो नए रामसर स्थल हैं, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नई रामसर जो साइट है, जिसमें आप राजस्थान में देखेंगे खीचन, जो रामसर स्थल अभी हाल ही में जुड़ा है। सिलीसेड झील ये भी राजस्थान में है और मेनार रामसर स्थल कॉम्प्लेक्स ये भी राजस्थान में है। उदयपुर झील जो कि बिहार में और गोगाबिल झील ये भी बिहार में है। साथ ही गोकुल जलाशय ये भी बिहार में है। उसके बाद एक कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये हाल ही में शामिल किए गए हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो खीचन आर्द्र भूमि है, इसकी अवस्थिति उत्तरी थार रेगिस्तान यानी कि फलोदी जिला जो राजस्थान में है उस वहां पे स्थित है ये। इसमें 2 जल निकाय रातड़ी नदी और विजय सागर तालाब नदी तटीय पर्यावास एवं झाड़ीदार भूमि शामिल है। इस स्थल पर शीतकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी डेमो इसेल डेमो
इसेल, क्रेन यानी एंथ्रोपोइड्स वर्ग आते हैं। दूसरा है मेनार वेटलैंड, ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी राजस्थान में है। अवस्थिति इसकी जो कि मेनार और खरोदा गांव जो कि उदयपुर जिला स्थित राजस्थान में पड़ता है। ये 3 तालाबों इसमें तालाब, धान तालाब और खेरोदा तालाब से बना ताजे जल का मानसूनी आर्द्र भूमि परिसर है ये। यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्वेत पुट्टे वाला गिद्ध जो कि जिप्स बेंगालेसिस है, और लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो कि जिप्स एंटिकस है, ये प्रजाति यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा है तीसरा है सिलीसरीड झील, जो भी ये भी राजस्थान में है। इसकी अवस्थिति राजस्थान के अलवर जिले के पैतपुर में स्थित है ये। यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, यह एक कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसका निर्माण 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह द्वारा रूपा रेल नदी की एक सहायक जलधारा पर बांध बनाकर किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने बनवाया था। अगला है गोकुल जलाशय, ये बिहार में है। इसकी अवस्थिति बक्सर जिले में है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गोकुल झील है ये। आगे काले हिरण का ये महत्वपूर्ण पर्यावास है। यहाँ काले काले हिरण जो है पाए जाते हैं। चलिए अगला है उदयपुर झील, ये बिहार में है ये भी, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरी गोकुल झील है और कई प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन आश्रय स्थल है ये। इन प्रजातियों में पोचार्ड यानी कि अयथ्या फेरिना भी शामिल है। गोगाबिल झील ये भी बिहार में है। अवस्थित कहाँ है? कटिहार है। एक गोरखपुर आर्द्रभूमि जो उत्तर में महानंदा और कंखर तथा दक्षिण और पूर्व में गंगा के प्रभाव से बनी है। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है ये। पहला सामुदायिक रिजर्व है, ये भी आप नोट करिएगा। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में है। अवस्थित इसकी तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है ये। यह महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है। इसके विस्तृत खुला जल क्षेत्र में उथले और पोषक तत्वों से समृद्ध या समृद्ध पक्ष जल यानी कि बैक वाटर जैसी विशेषता देखी जा सकती है। ये था आर्द्र भूमियों के बारे में। अब सुर्खियों में रहे अन्य आर्द्र भूमियां हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे वेम्बनाड झील, हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि 1917 और 1990 के बीच इसका सतही क्षेत्रफल 27% तक संकुचित हो गया है। यह केरल का सबसे बड़ा खारे जल का आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है, केरल का। ठीक है, शीतकालीन महीने में यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जल पक्षी आबादी को आश्रय प्रदान करती है। वेम्बनाड कोल यानी कि जो रामसर स्थल है वो पथिराम नाल द्वीप और थत्तरी मुक्कम खारे का जल का जो अवरोध इसी झील पर अवस्थित है। चलिए अगला है डल झील। यहाँ पर प्रथम खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजित किया गया था। अवस्थिति इसकी, यह झील जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का पूर्वी भाग झेलम नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है जिसमें इसके तैरते हुए उद्यान बागवानी शामिल हैं। इसे अरह नदी द्वारा जल प्राप्त होता है जो तेलबाल नामक एक गहरे चैनल के माध्यम से उत्तरी छोर की ओर प्रवाहित होती है। यह झील तटबंधों द्वारा 4 जलग्रहण खंडों बेसिनों में विभाजित है। ये हैं गगरीबल, लोकोट डल और बोट डल और नागिन इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा प्रवाल विरंजन, जो कि कोरल ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं। क्यों है सुर्खियों में? तो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड स्तर पर ये देखा गया है कि 2023 में शुरू हुई चौथी जो व्यापक प्रवाल विरंजन की घटना है वो उसका जो है विस्तार हुआ है। तो यह तटीय क्षेत्रों में अत्यंत तीव्र समुद्री हीट वेव के कारण घटित हो रही है। प्रवाल के बारे में देखें तो जो कोरल यानी कि मूंगा प्रवाल अकशेरुकी जीव हैं जो निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित हैं।
निडार याद रखेंगे, ठीक। प्रवाल भित्तियां हार्ड कोरल के पॉलिप्स से बनती हैं। ये जूजनथले नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। ये शैवाल उन्हें विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, ठीक। आमतौर पर इन्हें हार्ड कोरल या सॉफ्ट कोरल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्ड कोरल जो कि भित्ति रीफ निर्माणकारी प्रवाल होते हैं, इनके चट्टान जैसे अस्थिपंजर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कोरल रीफ के प्रकार की अगर बात की जाए तो फिशिंग रीफ या फ्रीजिंग रीफ जिसको बोलते हैं, माफ करिएगा, फ्रीजिंग रीफ किनारों से जुड़ी हुई जो फ्रीजिंग रीफ होती है वो किनारों से जुड़ी हुई, और बैरियर रीफ ये लैगून द्वारा तट से पृथक, और एटोल रीफ जो बीच में लैगून से युक्त वलयाकार रीफ होती हैं। तो फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटोल रीफ, ये कोरल रीफ के प्रकार हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां गर्म जो कि 23 से 29 डिग्री सेल्सियस तक, लवणीय होना चाहिए 32 से 42 पीपीटी तक, और साफ और उथला समुद्री जल होना चाहिए, तथा स्थिर तापमान एवं प्रचुर मात्रा में सूर्य प्रकाश मिलना अति आवश्यक होता है। भारत में प्रवाल भित्तियां जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये प्रवाल भित्तियों से बना है। और लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, मालवन, महाराष्ट्र जो छोटे पैमाने पर हैं। और आप देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है ये तो पूरा पूरा प्रवाल से ही बना हुआ द्वीप है, ठीक। कोरल ब्लीचिंग की अगर बात की जाए तो जब ये प्रवाल तापमान, प्रकाश और पोषक तत्वों जैसी स्थितियों में परिवर्तन से दबावग्रस्त होते हैं तो वो अपने सहजीवी शैवालों को स्वयं से अलग कर देते हैं। इससे वे पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, ठीक है। प्रवाल भित्तियों का महत्व समझें तो इसमें लगभग 25% समुद्री जीवन पोषण करने वाली उच्च जैव विविधता और उत्पादकता होती है। इस वजह से इन्हें अक्सर समुद्री वर्षावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री वर्षावन कहा जाता है। ये तूफान के प्रभाव या गति को कम करती हैं। इनसे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कोरल संरक्षण प्रौद्योगिकियों की अगर बात की जाए तो बायोरॉक तकनीक जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण के माध्यम से कोरल की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। 3D प्रिंटेड रीफ संरचना और कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन जो कि भविष्य में पुनर्स्थापन के लिए है, ठीक है। ये प्रौद्योगिकियों का प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे समझते हैं प्रवाल भित्तियों का वितरण। वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्तियां मुख्यतः उष्णकटिबंधीय समुद्री जल क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अवस्थित हैं। 1/3, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। भारत में ये आप स्थिति को आप देख सकते हैं, ठीक है। कोरल ट्रायंगल जो बन रहा है आपका, ये वाला जो एरिया है इसको कोरल ट्रायंगल बोलते हैं। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्र, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मालवन, महाराष्ट्र जो लघु स्तर पर है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज्यादा, लक्षद्वीप में उससे थोड़ा सा कम, और कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मालवन, महाराष्ट्र के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां पे छोटे छोटे स्तर पे ये पाए जाते हैं। कोरल ट्रायंगल समुद्रों का अमेजन जिसको कहा जाता है, यह क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक समृद्ध समुद्री जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, ठीक है। ये है आपका ट्रायंगल। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि क्यों है सुर्खियों में? तो नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि यानी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, जिसको सेम या SAIME मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि की अगर बात की जाए तो सेम या SAIME एक हितधारक भागीदारी पहल है।
इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु झींगे के व्यापार में रूपांतरकारी प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। सुंदरबन में सीएम का लक्ष्य एक मजबूत पारितंत्र बनाना है। इसके तहत खारे जल में जलीय कृषि की एक मानक प्रक्रिया विकसित की जा रही है। वित्त पोषण इसे ग्लोबल नेचर फंड द्वारा नेचरलैंड ईवी और मर्सिडीज बेंज के सहयोग से वित्त पोषित किया जा रहा है। यह समेकित मैंग्रोव जलीय कृषि को क्रियान्वित करता है। इसका उद्देश्य बिना किसी अतिरिक्त आहार के कम घनत्व वाले स्टॉकिंग के व्यापक संवर्धन को बढ़ावा देना है। मैंग्रोव और उनका महत्व, इससे पहले हम ट्रेडिशनल वाले यानी कि जो सब्जेक्टिव हमारा जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उसमें हमने इसको बहुत डीपली तरीके से समझा है मैंग्रोव के बारे में और बहुत अच्छे से जाना भी है। यहाँ भी देख लेते हैं तो मैंग्रोव लवण सहिष्णु पादप समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उच्च वर्षा जिसमें 1000 से 3000 मिलीमीटर के बीच और उच्च तापमान जिसमें 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वाले क्षेत्र मैंग्रोव के लिए अनुकूल होते हैं। विशेषताएं क्या हैं? तो विशिष्ट जड़ तंत्र इनका, जैसे कि श्वसन जड़ें और प्रॉप स्टिल्ट जड़ें जो होती हैं। जरायुज, जो कि जरायुज का मतलब ये होता है कि जो पौधे जो बीज होते हैं इनके, उनके वो पेड़ पे लगे-लगे ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये जरायुज जो कि बीज मात्र पौधे पर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। महत्व की बात की जाए तो मैंग्रोव को प्राकृतिक का कार्बन भंडार कहा जाता है, क्योंकि ये सामान्य उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में प्रति एकड़ 7.5 से 10 गुना अधिक कार्बन संचित करते हैं। उष्णकटिबंधीय तटों के साथ मछलियों, केकड़ों तथा अन्य समुद्री एवं वन्य जीवों के लिए प्रजनन और पालन पोषण नर्सरी का महत्वपूर्ण पर्यावास प्रदान करते हैं। प्रकृति की किडनी की तरह कार्य करते हैं, तलहट और प्रदूषकों का फिल्टर करते हैं ये। चरम मौसमी घटना जैसे तूफान लहरों से लोगों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, कटाव रोकते हैं और तटों को स्थिर रखते हैं। उदाहरण, सुंदरबन का मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि मॉडल जो कि एक एकीकृत मैंग्रोव जलीय कृषि को व्यावहारिक रूप से लागू करता है। भारत में मैंग्रोव की अगर बात की जाए तो भारत वन रिपोर्ट यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। 2001 से 2023 के बीच भारत में मैंग्रोव क्षेत्र में 11.4% की निवल वृद्धि दर्ज की गई है, तो मैंग्रोव में वृद्धि दर्ज हुई है। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल जो कि 42.45% में पाए जाते हैं। इसके बाद गुजरात में जो कि 23.32% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि 12.39% का स्थान रखता है। संरक्षण की लिए अगर बात की जाए तो जो संरक्षण के लिए जो पहल है यानी कि टीएन शोर को तमिलनाडु की तटीय अर्थव्यवस्था और समुत्थानशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसे मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो ये डब्ल्यू बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आईपीजेड आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, द्वीप संरक्षण क्षेत्र। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2011 की द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना के तहत अनुमोदित अवसंरचना परियोजना की वैधता बढ़ा दी है। आईपीजेड अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों की पारिस्थितिक अखंडता की सुरक्षा के लिए विनियामक ढांचा है ये। यह तटीय विनियमन क्षेत्र के समान है, सिवाय इसके कि तटीय विनियमन क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अधिसूचित है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वर्ष 2011 में अधिसूचित किया गया, इश्यूड किया गया। विनियमन में शामिल क्या-क्या है? तो मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान आदि के लिए तटीय जो द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र इसमें शामिल हैं। एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना जो अंडमान और निकोबार के अन्य सभी द्वीपों और लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर लागू होती है। संयुक्त राष्ट्र वन मंच, भारत ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 20वें सत्र में भाग लिया और
संयुक्त राष्ट्र वनों के लिए रणनीतिक योजना 2017 से 30 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि की है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना अक्टूबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के संकल्प 2000 से 2035 द्वारा की गई है। मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। सदस्यता इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और विशेष एजेंसियां इसमें शामिल हैं। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन नीश ओशन एक्शन प्लान अपनाने के साथ संपन्न हुआ। जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया गया। ठीक, कहाँ किया गया? तो नीस में नीस में किया गया। कहाँ पड़ता है ये? तो फ्रांस में। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था और दूसरा 2022 में आयोजित किया गया। ठीक, नीश ओशन एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो 3 मुख्य प्राथमिकताएं हैं इसमें, जिसमें हाई सीज ट्रीटी जो कि बीबीएनजे समझौता जैसे कि अंतरराष्ट्रीय समझौता को सफलतापूर्वक पूरा करने और कार्यान्वयन करने की दिशा में कार्य करना, जो कि एसडीजी 14 का उद्देश्य जो महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है। एक्शन प्लान में यह स्वीकार किया गया कि एसडीजी 14 को सभी सतत विकास लक्ष्यों में सबसे कम वित्तीय सहायता मिल रही है। प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई और महासागरों और उन पर निर्भर तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन, महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक समन्वित कार्यवाही अपनाने की मांग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो जो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग शिप का जो प्रमाणन दिया जा रहा है, सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे। तो 12 से इनकी संख्या बढ़कर के अब टोटल कितनी हो गई है? 18 हो गई है। तो आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैगशिप प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये समुद्र तट हैं श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर। ये 5 महाराष्ट्र के समुद्र तट हैं। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। इसमें समुद्र तटों, मरीनों यानी कि पत्तनों के निकट मनोरंजन गतिविधियों हेतु लघु जल क्षेत्र और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। भारत में कुल ब्लू फ्लैग समुद्र तट 18 हैं, जिनमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। कितने हैं? 5 हैं। प्रमाणन कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सुगम्यता, शिक्षा, पर्यावरण प्रदर्शन, जिम्मेदार व्यवहार, सुरक्षाएं, सेवाएं, हितधारक सहभागिता और जल गुणवत्ता के क्षेत्रों में कठोर आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में देखें तो आरंभ ये कब हुआ? तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। मानदंड क्या है? तो यह प्रमाणन उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो स्वच्छता, सुंदरता और पर्यावरणीय संधारणीयता से संबंधित 33 मानदंडों को पूरा करते हैं। ठीक है, ब्लू फ्लैग से प्रमाण पत्र जो तट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्लियर दिखाया गया है कि शिवराजपुर समुद्र तट है, घोगला समुद्र तट है, परनाका समुद्र तट है, लाड़घर समुद्र तट है, श्रीवर्धन समुद्र तट है, चाल समुद्र तट है और उसके बाद देखेंगे नावगांव समुद्र तट है, गुहागर समुद्र तट है, कासगर कासगरकोड समुद्र तट है, ये कर्नाटक में पड़ता है। पादुपगीरी समुद्र कोड ये भी कर्नाटक में है। कदमत समुद्र तट ये लक्षद्वीप में है। मिनिकॉय थुंडी ये भी लक्षद्वीप में है। इधर देखेंगे तो कप्पड़ समुद्र तट ये केरल में है। एडन समुद्र ये पुदुचेरी में है। कोवलम समुद्र तट ये तमिलनाडु में है। गोल्डन समुद्र तट ये पूरी उड़ीसा में है और ऋषिकेश कोंडा समुद्र तट ये आंध्र प्रदेश में है। राधानगर समुद्र तट ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? 18 हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। AIM फॉर नेचर पहल यानी प्रकृति पुनर्बहाली
नवाचारी निगरानी को तीव्र करने की पहल है ये। आरंभ इसका खाद्य एवं कृषि संगठन ने पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है पर एक्सीलरेटिंग इनोवेशन मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन पहल शुरू की है। उद्देश्य क्या है इसका? तो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना। यह पहल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम से कम 30% खराब पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का लाभ उठाएगी। यह खाद्य एवं कृषि संगठन के AIM फॉर फॉरेस्ट कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्राकृतिक पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव। मध्य एशियाई देश जो कि CAMI के अंतर्गत साइगा बुखारा हिरण जैसी 17 स्तनपायी प्रजातियों के संरक्षण हेतु एक साथ आए हैं। सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव 2014 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 11वें सम्मेलन यानी कि CMSCOP 11 में शुरू किया गया था। अब एशियन मैमल्स इनिशिएटिव की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य मध्य एशिया में 17 मुख्य प्रवासी स्तनपायी प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों का समन्वय करना है। अगला है ब्लू पिंक गिल और शटलकॉक मशरूम। हाल ही में तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल और शटलकॉक मशरूम देखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 99% है। यह न्यूजीलैंड की देशज प्रजाति है। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। इसका नीला रंग एजुलिन नामक वर्णक से प्राप्त होता है। किससे? एजुलिन एक वर्णक है जिससे इसका रंग नीला दिखाई देता है। एजुलिन वर्णक कवकों यानी फंगी में दुर्लभ किंतु कुछ पुष्पों और पादपों में सामान्यतः पाया जाता है। इसके कदम्बा रिजर्व फॉरेस्ट और कागजनगर वन प्रभाग के अन्य क्षेत्रों में देखा गया, जो कि मानसूनी प्रभाव से समृद्ध कवक विविधता के लिए प्रसिद्ध है ये। शटलकॉक मशरूम की अगर बात की जाए तो इसे कवल टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया या पूर्वी घाट में पहली पुष्टि की गई है। साइटिंग यानी पुष्टि की गई पहली साइटिंग है, ये पहली साइट है। इससे इसका ज्ञात विस्तार जो पश्चिम घाट और पश्चिमी भारत से आगे बढ़ गया है। इसकी आड़ी तिरछी जालीदार संरचना बीजाणुओं को वायु में छोड़ने में सहायक होती है। नेक्स्ट है एवी लिस्ट। पक्षियों के प्रभावी संरक्षण में सहायता के लिए पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट एवी लिस्ट लाइव हो गई है। यह विश्व की पक्षियों का सबसे वर्तमान और प्रमाणिक वर्गीकरण प्रदान करेगा। यह एक सहयोगात्मक वैश्विक प्रयास है। इसमें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, कार्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन और एवीबेस के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमेटी और क्लेमेंट्स लिस्ट की जगह लेगा और इसे प्रत्येक वर्ष अपडेट किया जाएगा। ठीक, सुर्खियों में रही शब्दावलियां और अन्य अवधारणाएं, जिसमें पहला देखेंगे संरक्षण रिजर्व। राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 की धारा 36A के तहत हेसरघट्टा घास भूमि संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। संरक्षण रिजर्व के बारे में देखें तो इसे WPA 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र माना जाता है और इसे भूदृश्यों, समुद्री दृश्यों, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा घोषित किया जा सकता है। ये सामान्यतः भारत के स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों तथा आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या संयोजक और प्रवास गलियारों के रूप में कार्य करते हैं। विनियमन की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सलाह देती है। हेसरघट्टा घास के मैदान के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी अवस्थिति यह कर्नाटक में बेंगलुरु के पास हेसरघट्टा झील के पास अवस्थित है। यह बेंगलुरु क्षेत्र में बचा हुआ अंतिम घास भूमि पर्यावास है। ठीक, घास के मैदान या घास भूमियां अथवा खुले क्षेत्र जहां घास की प्रधानता होती है
और उष्ण एवं शुष्क जलवायु इनकी विशेषताएं होती हैं। विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से वितरित स्थलीय बायोम में से ये एक होते हैं। यह अर्कावती नदी, थिम्पगोंडनहल्ली जलाशय और हसरगट्टा झील का एक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैश्विक महासागर का अंधकारमय होना। एक अध्ययन से पता चला है कि 2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर 21% हिस्सा ओशन डार्कनिंग से प्रभावित हो गया है। यह खासकर आर्कटिक, अंटार्कटिक और गल्फ स्ट्रीम क्षेत्रों में हुआ है। ओशन डार्कनिंग के बारे में पढ़ते हैं, ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ है कि वैश्विक महासागरों में सूर्य का प्रकाश कम गहराई तक पहुंच पा रहा है। इससे प्रकाशिक मंडल या फोटिक जोन यानी सूर्य के प्रकाश से युक्त क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। प्रकाशिक मंडल सूर्य के प्रकाश वाली परत, लगभग 200 मीटर गहराई, जहां अधिकांश समुद्री जीव, लगभग 90% जीव जो पनपते हैं। ओशन डार्कनिंग के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं, तो ये पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन बना के रख दिए जाएंगे। तटीय महासागरों में इसमें कृषिगत अपवाह, भारी वर्षा आदि के कारण पोषक तत्वों का अधिक इसमें पहुंचना, कार्बनिक पदार्थों और अवसादों के बाहर बहकर समुद्र में चले जाते हैं और ये सूर्य के प्रकाश को निचली परत में जाने से रोक देते हैं। खुले महासागरों में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से शैवाल प्रस्फुटन की संख्या शैवाल जो प्रस्फुटन की घटना और जलवायु परिवर्तन के चलते महासागरीय जल के परिसंचरण में हुए बदलाव ने खुले महासागरों में ओशन डार्कनिंग में अहम भूमिका निभाई है। ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। ओशन डार्कनिंग का प्रभाव अगर देखें तो यह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर अनेक प्रक्रियाओं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, विकास आदि को प्रभावित करता है। यह महासागरों की उत्पादकता को कम करता है। यह मत्स्य भंडार में कमी करता है। इससे मत्स्य पालन उद्योग प्रभावित होता है। साथ ही जलवायु विनियमन को भी ये प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण डीएनए। वैज्ञानिक अब जैव विविधता संरक्षण के लिए पर्यावरणीय डीएनए विश्लेषण जैसे आधुनिक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्या है पर्यावरणीय डीएनए? तो इन्वायरमेंटल डीएनए पर आनुवंशिक सामग्री है जो सजीवों द्वारा अपने पर्यावरण जैसे कि जल, मृदा, वायु आदि में नियुक्त की जाती है। इसमें पर्यावरणीय नमूनों में से एकत्र कोशिकाओं, ऊतकों, तरल पदार्थों और मल जैसे स्रोतों से निकला डीएनए शामिल होता है। अनुप्रयोग इसके तो प्रजातियों की उपस्थिति और वितरण का मानचित्रण, पारिस्थितिकी तंत्रों की निगरानी आदि। यानी अब इनकी काउंटिंग करने के लिए, इनकी स्थिति को पता करने के लिए, इनका मानचित्रण करने के लिए, इनकी निगरानी करने के लिए एक डीएनए के माध्यम से, जो कि हमें किसमें मिल सकता है, कोशिकाओं में, ऊतकों में, तरल पदार्थों जैसे कि मल वगैरह हैं, उनमें डीएनए मिल जाता है। तो वहां से अब हम इस पे जो है आधुनिक प्रकार से इसके अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। महत्व क्या है? तो ये अन्य बायो मॉनिटरिंग विधियों की तुलना में गैर आक्रामक, अत्यधिक संवेदनशील, त्वरित और लाभ लागत जो है प्रभावी है। चलिए ब्लू वॉशिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ब्लू वॉशिंग? तो अपने विरुद्ध लगाए गए ग्रीन वॉशिंग के अवरोधों या आरोपों का प्रतिवाद करने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा उद्योग ने संभवतः ब्लू वॉशिंग को अपना लिया है। ब्लू वॉशिंग के बारे में देखें तो यह एक भ्रामक विपणन रणनीति है। इसके अंतर्गत कोई कंपनी अपने सामाजिक रूप से उत्तरदायी तथा नैतिक एवं सतत व्यावसायिक व्यवहारों के प्रति प्रतिबद्धता को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है। अन्य संबंधित शब्दावली के बारे में बात की जाए, ग्रीन वॉशिंग जो कि स्वयं को पर्यावरण अनुकूलन दिखाने के लिए किसी कंपनी के पर्यावरणीय प्रयासों के बारे में झूठे या भ्रामक दावे करना ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। पिंक वॉशिंग क्या है? तो अपने जो एलजीबीटीक्यू कर्मचारियों की स्थितियों में सुधार करने में विफल रहने या उनकी अनदेखी करने के बावजूद एक विपणन उपकरण के रूप में एलजीबीटीक्यू प्लस अधिकारों का उपयोग करना, तो ये पिंक वॉशिंग कहलाता है। ब्लू वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग और पिंक वॉशिंग तीनों शब्द आपने समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन। एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने दावा किया है कि उसने आनुवंशिक रूप से संशोधित 3 ग्रे वुल्फ शावकों को तैयार किया है। इसमें विलुप्त डायर वुल्फ के लक्षण मौजूद हैं
इसे विश्व का पहला कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन कहा जा रहा है। डायर वुल्फ, अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 वर्ष पहले ही मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो जो डायर वुल्फ के बारे में है, जाकर के देख लीजिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के तहत किया जा रहा है, कौन सी कंपनी ने किया है, किस माध्यम से किया है, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। लगभग 20 से 30 सेकंड में सारी चीजें बता दी गई हैं। डायर वुल्फ एनिसोन डायरस, ये स्वान प्रजाति के बड़े जीव थे। ये लगभग 13,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने से पहले दक्षिणी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुतायत में पाए जाते थे। अन्य जीव जिनके कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन के लिए योजना बनाई जा रही है, वूली मैमथ, मोआ, थाइलाशीन और डोडो। ये विलुप्त प्रजातियां, इनके लिए पुनर्जीवन के लिए योजना बनाई जा रही है। कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन के बारे में देखें तो यह विलुप्त प्रजातियों की पारिस्थितिकी भूमिकाओं और लक्षणों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। पुनर्जीवित जीव सटीक प्रतिकृतियां नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें रूप या कार्य में विलुप्त प्रजातियों के निकटतम सदृश बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग किया जाता है। प्रयुक्त तकनीक है जिसमें क्रिस्पर जीन एडिटिंग और क्लोनिंग और जीनोम मैपिंग इत्यादि के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके इसका विकास किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खुरदार जीव जिनके खुर होते हैं। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने खुरदार जीवों का भारत का पहला सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या में गिरावट की चेतावनी दी गई है। खुदरा जीवों के बारे में देखें तो इनका जो पर्यावास है वो घास भूमियां, घास के मैदान, वन और पर्वतीय क्षेत्र। विशेषताएं, ये मुख्यतः शाकाहारी स्तनपायी स्तनधारी होते हैं, जिनमें चीतल, मृग, सांभर, नीलगाय आदि शामिल हैं। ये बाघों के लिए प्रमुख शिकार प्रजातियां हैं। महत्व का है तो बीज प्रकीर्णन के माध्यम से वन घास के मैदानों के पुनरुद्धार में सहायता, पोषक तत्व चक्रण, मृदा स्वास्थ्य आदि के लिए ये उपयोग होते हैं। खुरदार स्तनपायी के बारे में देखें, जैसे कॉमन एलैंड, जलीय जो भैंस है, ये दरियाई घोड़ा है, ये ठीक है, कैरिब्रू है, ये विकुना है, उसके बाद देखेंगे ये जिराफ है, ठीक है, मुफलॉन है, ये बचेल का जेबरा है, रेड रिवर होग है, ये ठीक, मलाई टैपिर है, ये और ये भारतीय चेवरोटेन है, ये ठीक। चलिए सुर्खियों में रहे अन्य संगठन के बारे में। पहला है वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत या अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, इसको साइट्स बोलते हैं आप, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसी को बोलते हैं साइट्स। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ये कन्वेंशन है, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में इसका। अब उद्देश्य देखें इसका, तो सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि वन्य प्राणियों और पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी प्रजाति अस्तित्व के लिए खतरा न बन जाए। यह पक्षकार देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी है, परंतु राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है ये। इसकी उत्पत्ति 1963 में आईयूसीएन के एक प्रस्ताव के बाद मसौदा तैयार किया गया और 1975 में प्रभाव में आया ये। पक्षकार 185 पक्षकार देश हैं इसमें, जिसमें भारत ने 1976 में अनुमोदन किया था, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि सीओपी, जो कि सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय यानी कि सीओपी 3 1981 का आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ था। साइट्स के 3 परिशिष्ट, जिसमें संरक्षण की आवश्यकता के स्तर के आधार पर इनको बनाया गया है, जिसमें परिशिष्ट 1 जो कि विलुप्ति के कगार पर प्रजातियां जो व्यापार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। दूसरी परिशिष्ट है जिसमें संकटापन्न है, थ्रेटेंड
यानी कि संकटापन्न नहीं है, पर नियंत्रित व्यापार का आवश्यक जो है इसमें अनुमोदन किया गया है। परिशिष्ट जो 3 है, इसमें कम से कम एक देश में संरक्षित प्रजाति के रूप में दर्ज व्यापार नियंत्रण हेतु अन्य पक्षकारों से सहायता का अनुरोध करना। ठीक है? तो जो मैं जब बोलता था कि साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल है, इसका मतलब ये है कि विलुप्ति के कगार पर प्रजातियां हैं और व्यापार केवल एक असाधारण परिस्थिति में ही हो सकता है। साइट्स की प्रमुख पहलों की अगर बात की जाए तो जो माइक प्रोग्राम है, ये हाथियों के अवैध शिकार की निगरानी, साइट्स की ट्री स्पीसीज प्रोग्राम, वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम 2010। ठीक। रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट ये तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पादपों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेरिटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यानी यूपीओवी। माफ करना, मुझसे भी गलती हो जाती है। चलिए इसके बारे में देखें तो पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पौध किस्म संरक्षण है कि एक प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराने और उसे बढ़ावा देने वाला अंतर सरकारी एक संगठन है। इसको 1961 में स्थापित किया गया। प्रजनन अधिकार एक बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है ये, ताकि कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए नई व उन्नत पौध किस्मों के विकास को प्रोत्साहन मिले। अब इस अभिसमय जो कि 1991 प्रजननों के अधिकारों को मजबूत करना है और किसानों के विशेषाधिकार जो कि बीज बचाने का अधिकार को सदस्य देशों के लिए वैकल्पिक बनाता है ये। भारत की स्थिति देखें तो भारत इसका सदस्य नहीं है तथा अपना स्वतंत्र कानून लागू करता है। इसमें पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 शामिल है, जो प्रजनन और किसान देशों के अधिकारों की विशिष्ट रूप से रक्षा करता है। तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अगला है IBAT अलायंस। एकीकृत जैव विविधता मूल्यांकन उपकरण के बारे में देखें तो 4 संगठनों का एक गठबंधन है ये, जिसमें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र इत्यादि शामिल हैं। उत्पत्ति इसकी 2008 में इसको स्थापित किया गया था। मिशन संगठनों को जैव विविधता से जुड़े जोखिमों पर कार्रवाई करने में सहायता हेतु डेटा, उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करता है ये। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण, जो कि NGT, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो कि नई दिल्ली, पर्यावरण संरक्षण तथा कानून जो वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान हेतु स्थापित एक सांविधिक एवं विशिष्ट निकाय है ये। उत्पत्ति इसकी 2010 में हुई थी। पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है आपसे NGT के बारे में, ठीक है। और वनडे एग्जाम वाले आप यहाँ तक कि PCS एग्जाम भी जो है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी 2010 कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है। याद रखेंगे कब 2000, देखिए माफ करना 2010 याद रखेंगे इस बात को। हरित जो 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरणीय मामलों के निर्णय हेतु स्थापित किया गया इसको। मुख्यालय एवं प्रधान जो पीठ है इसकी नई दिल्ली में है। अन्य 4 पीठ हैं जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। शक्तियां जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो कि 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय के समान शक्तियां इसको प्राप्त हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रक्रियाओं से बना नहीं है ये। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है ये। आवेदन अपील दायर होने के 6 माह के भीतर अंतिम निपटान का दायित्व करना है। सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पुनर्नियुक्ति के पात्र ये नहीं होते हैं। अध्यक्ष की पात्रता की अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पॉलिटी वाली क्लास में हमने इसको पहले ही कवर किया है। अपील की अगर बात की जाए तो आदेश बाध्यकारी हैं पर अंतिम नहीं होते। NGT अपने निर्णयों की पुनरावलोकन जो है कर सकता है या 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। NGT का जो विधायी ढांचा है इसको अगर देखिए तो जिसमें जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये एनजीटी का विधायी ढांचा है। नेक्स्ट, सुर्खियों में रही संबंधित रिपोर्ट और सूचकांक। आज का लास्ट टॉपिक है ये, आइए इसको भी समझ लेते हैं। वैश्विक वन संसाधन आकलन के अगर बारे में बात की जाए तो जो जारी करता संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन प्रत्येक 5 वर्ष में ये जारी करता है। इस वर्ष का संस्करण इंडोनेशिया के बाली में ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव प्लेनरी यानी पूर्ण सत्र के दौरान प्रकाशित किया गया। अब ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत इसका सदस्य है। मुख्य बिंदु क्या है तो वन वैश्विक भूमि क्षेत्र 32% भाग को कवर करते हैं। विश्व के लगभग आधे वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद बोरियल जो कि शीत कटिबंध, समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का आता है। यूरोप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जो विश्व के कुल लगभग वन क्षेत्र का 25% है। भारत का वन विस्तार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर एक पायदान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो वैश्विक वन क्षेत्र का 2% है। रबर रोपण के मामले में यह 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जलवायु परिवर्तन और यूएनएफसीसीसी COP30 के बारे में समझेंगे। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट और सहायक बने रहिए हमारे साथ। चलिए विदा विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।